नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 9 जून 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू तथा इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र और पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न अभ्यास के लिए आपको दिए जाएंगे और अंत में आज के तथ्य की हम प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। आज के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। मुख्य सचिव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केंद्र सरकार में मुख्य सचिव के पद का सृजन ब्रिटिश शासन के दौरान 1799 में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। ध्यान रखें, इस तरह का पद केंद्रीय स्तर पर ब्रिटिश शासनकाल में शुरू किया गया था, लेकिन आगे चलकर यह पद समाप्त हो गया और राज्यों में प्रमुख रूप से इस पद को एक तरह से स्वीकार किया गया। इस रूप में पहला कथन यहाँ पर सत्य है। दूसरा, उसे राज्यपाल द्वारा राज्य संवर्ग के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों में से चुना जाता है। मुख्य सचिव का जो चुनाव है वह राज्यपाल नहीं मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, जो भी राज्य संवर्ग के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होते हैं उनमें से। इस आधार पर दूसरा कथन गलत है। मुख्य सचिव की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए व्यवसाय नियम में किया गया है। हम ध्यान रखें, केंद्र सरकार का जो बिजनेस रूल, जो व्यवसाय नियम है, वह एक तरह से नहीं लागू है। यह राज्य सरकारों के द्वारा जारी किया जाता है, यानी राज्यों में राज्य सरकार के जो भी बिजनेस रूल या व्यवसाय नियम होते हैं उसके आधार पर प्रमुख रूप से मुख्य सचिव की शक्तियां और कार्यों का एक तरह से उल्लेख किया जाता है। इस रूप में दूसरा कथन भी गलत है। 2 और 3 असत्य हैं, केवल पहला सत्य है। इस आधार पर हमारा उत्तर है ए, केवल एक सत्य है। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश, उनके द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ 2018 में हमला करने का एक जो मामला बन रहा था, उसके संदर्भ में न्यायालय के द्वारा सभी प्रकार के जो आरोप है उनको खारिज कर दिया गया है। इस आधार पर हमने मुख्य सचिव के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। गन्ने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या हैं? पहला, गन्ने की उत्पत्ति न्यू गिनी में हुई थी। दूसरा, कम आर्द्रता के साथ शुष्क मौसम, तेज धूप, दिन प्रति घंटे, व्यापक दैनिक विविधताओं वाली ठंडी रातें और इसके पकने की अवधि के दौरान बहुत कम वर्षा के कारण चीनी का संग्रहण या रिकवरी सबसे अधिक होता है। तीसरा, भारत में गन्ने की सबसे अधिक खेती महाराष्ट्र में होती है। पहला कथन यहाँ पर सत्य है क्योंकि गन्ने की जो उत्पत्ति है उसे न्यू गिनी क्षेत्र में ही प्रमुख रूप से माना जाता है। दूसरा कथन भी गन्ने की फसल के संदर्भ में सही है। तीसरा कथन यहाँ पर असत्य है क्योंकि अगर हम भारत में गन्ने के सबसे अधिक खेती की बात करते हैं तो यह स्थिति प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश के लिए आती है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु और चौथे स्थान पर बिहार। तो इस रूप में अगर हम देखें तो प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, न कि महाराष्ट्र। इस आधार पर तीसरा कथन असत्य है। हमारा विकल्प सही है ए, केवल 1 और 2। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि भारत में चीनी के निर्यात में रिकॉर्ड स्तर को प्राप्त किया है 8.6 मिलियन टन का। इसके पहले अगर हम देखें तो 2020-21 में हमने 7 मिलियन टन चीनी का निर्यात किया था। तो इस रूप में अगर हम देखें तो हमने चीनी निर्यात में एक नए लक्ष्य की प्राप्ति की है जो भारत के लिए एक रिकॉर्ड है। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। दल बदल विरोधी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं या हैं? पहला, पीठासीन अधिकारी स्वप्रेरणा से दल बदल से संबंधित मामला उठा सकते हैं। दल बदल के संबंध में कोई भी मामला पीठासीन अधिकारी के समक्ष पहुंचता है, उसके लिए कोई भी सदस्य सदन का वह एक तरह से मामला दायर कर सकता है या कोई अन्य व्यक्ति भी इसके संदर्भ में शिकायत कर सकता है। इस शिकायत के आधार पर ही पीठासीन अधिकारी के द्वारा कार्रवाई की जाती है। वह स्वप्रेरणा से एक तरह से इस संबंध में मामले को नहीं उठा सकते हैं। इस आधार पर पहला कथन यहाँ पर आपका असत्य है। दूसरा, दल बदल विरोधी कानून के अनुसार अयोग्यता की मांग वाली याचिका पर पीठासीन अधिकारी को 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होता है। हम ध्यान रखें, दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत अयोग्यता की मांग वाली जो याचिका है उस पर पीठासीन अधिकारी को कितना समय लगना चाहिए, इसके संदर्भ में संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है। केवल सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय के माध्यम से यह कहा गया है कि पीठासीन अधिकारी को दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में अयोग्यता का जो मामला है
उसको 3 महीने के अंदर निपटाना चाहिए। इसके संदर्भ में संविधान में किसी भी प्रकार की बात नहीं कही गई है। इस आधार पर आपका दूसरा कथन भी गलत है। 1 और 2 दोनों कथन असत्य हैं, यानी हमारा उत्तर है डी, ना तो 1 ना ही 2। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा बीजेपी की एक याचिका को खारिज किया गया है, जिसमें उन्होंने मुकुल राय को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। चौथे प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसलें हैं? चावल, कपास, बाजरा और तूर प्रमुख रूप से शामिल हैं। जब हम सरसों की बात करते हैं तो यह प्रमुख रूप से रबी की फसल है, न कि खरीफ की। इस आधार पर 1, 2, 3 और 5 हमारा उत्तर है, इसीलिए हमारा विकल्प सत्य है ए। केवल 1, 2, 3 और 5 सत्य हैं। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा खरीफ के संदर्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है और अभी इसकी बुआई की स्थिति नहीं बनी है। उसके पहले ही सरकार के द्वारा यह घोषणा कर दी गई है। प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो यहाँ पर धान, बाजरा, रागी, मक्का, मूंग, उड़द, मूंगफली और सीसम यानी तिल की अगर हम बात करें तो उसके संदर्भ में प्रमुख रूप से सरकार के द्वारा 2022-23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। दैनिक कुछ के अपने दूसरे भाग में हम विगत वर्ष में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। आज हम 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। प्रश्न को देखते हैं। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर टीके के संबंध में हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इन टीकों के विकास में जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखें, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से इस प्रकार के टीकों का प्रमुख रूप से निर्माण किया गया है। पहला कथन सत्य है। दूसरा, बैक्टीरिया और वायरस वेक्टर के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो भी वैक्सीन बनाए गए हैं उसमें बैक्टीरिया और वायरस को एक तरह से एक वेक्टर के रूप में प्रमुख रूप से यहाँ पर उपयोग किया गया है। इस आधार पर दूसरा कथन भी सत्य है। दोनों कथन यहाँ पर सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है सी। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। दैनिक क्विज के तीसरे भाग में हम आज के प्रमुख तथ्य की चर्चा करेंगे और आज हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात करेंगे, जिसके माध्यम से कोविड काल के बाद प्रमुख रूप से गरीबों को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया गया। अभी एक प्रकार का अनुसंधान सामने आ रहा है जिसे जर्मनी की संस्था KfW और साथ साथ KPMG इसके द्वारा मिलकर किया गया है। इस अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से लोगों को भारत में लाभ हुआ है और कम भोजन करने वालों की जो संभावना है उसमें 76% की कमी आई है। इसी प्रकार 67% लोग ऐसे हैं जो पैसा उधार न लेने की स्थिति में एक तरह से बन रहे हैं, यानी इन लोगों के द्वारा उधार लेने की संभावनाएं कम हुई हैं। यानी आर्थिक रूप में और खाद्य रूप में और सामाजिक रूप में इनको सक्षम करने की जो स्थितियां हैं उसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के द्वारा स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को मार्च 2020 में कोविड से गरीबों की मदद करने के लिए प्रमुख रूप से शुरू किया गया था। इस योजना को 1.7 लाख करोड़ रुपए के व्यापक राहत पैकेज के रूप में जारी किया गया था। इस योजना के माध्यम से गरीबों में जो सबसे गरीब थे वहां तक भोजन और धन की जो स्थिति है उसको सरकार एक तरह से उपलब्ध करा रही थी और कोशिश ये थी कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदने और अपनी आवश्यकता की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने में उनको कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस योजना का प्रमुख रूप से यही उद्देश्य था। अगर हम इस पैकेज की बात करें जहां पर 30 मार्च 2020 को सरकार के द्वारा गरीबों के लाभ के लिए घोषणा की गई, उसके प्रमुख अगर हम योजनाओं के भाग की बात करें तो पहला भाग बीमा योजना के तहत था, जहां पर कोविड-19 से लड़ाई लड़ने के लिए जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता थे उनको 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया गया और अप्रैल 2021 से इसको 1 वर्ष के लिए प्रभावी और कर दिया गया। लगभग 80 करोड़ लोगों को खास सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना प्रमुख रूप से संचालित हो रही है, जहां पर अतिरिक्त रूप में भोजन मुफ्त में दिया जाएगा, जिसमें 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो पसंदीदा दाल शामिल है। और इस योजना को विस्तारित करके सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी इस योजना की जो समाप्ति नवंबर 2021 में हो रही थी, अब यह सितंबर 2022 तक संचालित की जाएगी। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में सरकार के द्वारा राशन देने की जो स्थितियां हैं वह बनी रहेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में ही सरकार ने 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को लगातार 3 महीनों के लिए 500 रुपये प्रति माह उपलब्ध कराए थे। यह आर्थिक रूप में उनको सक्षम करके उनको अर्थव्यवस्था में जो भी आवश्यक वस्तु और सेवाएं हैं उसे खरीदने की एक सामान्य क्षमता देने का प्रयास था। इसके माध्यम से महिलाओं को काफी मदद हुई। इसी के साथ साथ मनरेगा मजदूरी में
13.63 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए 122 रुपए से बढ़ाकर जो मजदूरी है उसको 202 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया। तो इस रूप में जो गरीब व्यक्ति मनरेगा में काम कर रहे हैं उनको आर्थिक लाभ पहुंचा। सरकार के द्वारा गरीब वरिष्ठ नागरिक, गरीब विधवा और गरीब दिव्यांगों को आर्थिक सहायता के रूप में 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई, जो लगभग 3 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि मानी गई। इसी के साथ साथ निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनको राहत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण कोष का जो धन है उसका उपयोग करने की एक अनुमति दे दी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से जो अर्थव्यवस्था में गरीब व्यक्ति हैं उनको खाद्य और सामाजिक सुरक्षा को सही रूप में उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख रूप से प्रयास किया गया। और जैसे यहाँ पर अनुसंधान में आंकड़े सामने आ रहे हैं, यह योजना भारत सरकार की एक सफल योजना रही है और गरीबों को यहाँ पर काफ़ी लाभ हुआ है। यह हमारा 9 जून 2022 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।